सभी लोगों का एक बार फिर से हुंकार 2025 बैच में कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी साथी हमारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार जिसका तुम्हें इंतजार था वो फाइनल घड़ी आ गई और आगाज हो चुका है आज हुंकार 2025 का। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से साथी हो जाओ तैयार, क्योंकि आप आ चुके हैं हुंकार 2025 बैच में। और ये जो शेर की दहाड़ है ना, ये दहाड़ ये कहती है कि बोर्ड एग्जाम में पेपर कहीं से भी आए 100% सॉल्व करके तुम आओगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि आपने जो बैच चुना है ये है हुंकार 2025 बैच। और हुंकार 2025 बैच के अंतर्गत मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने से साथियों, ये वही बैच है, बिहार का नंबर 1 स्टेट बैच है हुंकार 2025 बैच। ये वही बैच है जो स्टेट टॉपर देता आ रहा है पिछले 3 सालों से बिहार में। तो प्यारे नन्हे मुन्ने से साथी सभी को बता देना चाहता हूं 100% क्वालिटी कंटेंट की गारंटी यहां पे लेते हैं विद्याकुल की ये पूरी शिक्षकों की टीम। ये हमारे लीडर अखिल सर हैं और इसके साथ ये पूरी विद्याकुल की टीम जो आपको पूरे साल दिल और जान लगा करके पढ़ाने वाली और 100% आप सभी को स्टेट टॉपर बनाने वाली। अर्थात अगर आपका भी सपना है स्टेट टॉपर बनने का तो आपने चुनाव बिल्कुल सही किया है। यह बैच आ चुका है हुंकार 2025 और 25 बैच के अंतर्गत मैं आपका प्यारा सा शिक्षक जी के सर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वेलकम करता हूं। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाओ, बता दो क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो। अगर सुन पा रहे हो भैया तो आज की क्लास की शुरुआत करने का समय आ चुका है। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चों, ये बिहार का नंबर 1 बैच है हुंकार 2025 बैच, जिसमें 100% क्वालिटी कंटेंट की गारंटी है। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से आए लेकिन वो क्वेश्चन आपके यही हुंकार बैच में पढ़ाया गया होगा। तो आपने चुनाव जो सही किया है, सेलेक्ट किया है, वो 100% सही है प्यारे साथियों। इसमें 1% डाउट लेने की जरूरत ही नहीं है। 100% क्वालिटी कंटेंट की गारंटी है, 100% रिजल्ट की गारंटी है। ये हमारा आप सभी के साथ वादा है। तो सारे नन्हे मुन्ने से साथी सभी लोग हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो क्या सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। क्या सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित कुमार, हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद, फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित सहगे और हमारे साथ अमन जी है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारे बच्चों को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? सारे बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो भाई दिल से कि हाँ सब कुछ क्लियर है। सर शुरुआत की जाए, आज की जर्नी को आगे बढ़ाया जाए, आज की जर्नी को आगे बढ़ाया जाए। आगाज हुआ है हुंकार 2025 का और हर बंदा हुंकार भरेगा इस बार 2025 में बोर्ड एग्जामिनेशन को फोड़ने के लिए। तैयार हो सभी साथी? तो एक बार थम्स अप तो बनता है ना मेरे दोस्त? हाँ भाई बनता है, बनता है, बनता है। चलो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखो ये मैं आपका प्यारा सा शिक्षक जी के सर, ठीक है, मेरी इमेज देख लो यार तुम लोग कभी कभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते भाई। ये भैया चैप्टर आज है एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, मतलब अपना पहला चैप्टर आज स्टार्ट होगा जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। क्या नाम है बेटा? आज का जो चैप्टर है उसका नाम है सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में जो आज का टॉपिक है हम लोगों का वो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम आगाज करने वाले हैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट की पूरी जर्नी को बेटा यहां से हम शुरू करेंगे। तैयार हो सभी लोग पढ़ने के लिए? तैयार हो बेटा? देखो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं, एक शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है और शिक्षक के मार्गदर्शन को अगर तुम फॉलो करते जाओगे तो 100% कह सकते हो सोने की तरह चमकते हुए निखर करके आओगे। सोना जितना तपता है उतना रंग निखरता है, समझते हो नहीं? तो तपना पड़ेगा। मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं और मार्गदर्शन उस तरीके से करूंगा जिस तरीके से तुम्हें करनी चाहिए भाई क्लास 12th की केमिस्ट्री की तैयारी। और अगर तुमने हमारे सारे रूल और मार्गदर्शन को फॉलो कर लिया तो 100% सफलता की ओर हो, ये मेरा वादा है, ये मेरी गारंटी। मन करे तो आज लिख करके ले लो। क्वेश्चन आपका बोर्ड में कोई भी ऐसा नहीं आएगा बेटा जो आप सभी के यहाँ की बैच से में ना पढ़ाया गया हो। अर्थात जो भी पढ़ाया जाएगा वही पढ़ेगा, वही फंसेगा। इसलिए बेटा सभी बच्चों से मेरा कहना है कि नोट्स जरूर बनाना मेरे साथ और जो टॉपिक समझ में ना आए, ठीक है, जो टॉपिक आप सभी को समझ में ना आए वो सभी के सभी बच्चे यहाँ पे हमें मेंशन कर देंगे, ठीक है। हमसे पूछ लेंगे, क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे, डाउट एक भी ना बचना पाए। केमिस्ट्री की जो तैयारी हम लोग करते हैं ना बेटा, अगर केमिस्ट्री की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले केमिस्ट्री में 2 चीज आना चाहिए। एक क्यों भाई, आप सभी का स्ट्रांग होना चाहिए। अगर केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो हर जगह क्वेश्चन अराइज करना सीखो और जिस दिन तुम क्वेश्चन को अराइज करना सीख लोगे उसी दिन से तुम्हें केमिस्ट्री से आने लगेगी, ये मेरा वादा है। तो हर एक टॉपिक पे सबसे पहला क्वेश्चन आए व्हाई और दूसरा जो टॉपिक आए बेटा व्हाट, ये है क्या। सबसे पहले तो ये होता क्या है और दूसरा क्यों।
क्या और क्यों अगर तुमने करना सीख लिया तो ये समझ जाना मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से साथी, आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। केमिस्ट्री का हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता हुआ आगे जाएगा। तो दो चीजें आप सभी को पूछते जाना है केमिस्ट्री में। जैसे मैं कोई भी टॉपिक पढ़ता हूं तो सबसे पहले तुम पूछना व्हाट, ये है क्या, वास्तव में ये है क्या। जैसे मैं कहता हूं सॉलिड स्टेट, तो तुम्हारे मन में आना चाहिए कि सॉलिड स्टेट मतलब क्या, व्हाट इज सॉलिड स्टेट। सबसे पहला क्वेश्चन आंसर चाहिए व्हाट इज द सॉलिड स्टेट। तो मैं कोई डिफिनेशन देता हूं तो उसके बारे में दूसरा तुम्हें सोचना पड़ेगा व्हाई, ऐसा क्यों। जैसे मैं सॉलिड के बारे में बात करता हूं, सॉलिड हमारा कैसा है बेटा, इनकंप्रेसिबल है। तो मैंने कहा सॉलिड इनकंप्रेसिबल नेचर का होता है, तुम्हारे मन में आना चाहिए क्यों होता है। तो ये दोनों जब क्वेश्चन तुम्हें राइज करना सीख लोगे उसी दिन से तुम्हें केमिस्ट्री आना शुरू हो जाएगा। मेरे नन्हे मुन्ने से साथी सभी को क्लियर है बेटा, सभी बच्चों को क्लियर हो गया। तो आज के बाद दो चीजें तो तुमको सबसे पहले अपने ज्ञानेंद्र सर से पूछना है, पूछना चाहे 100 बार बेटा, हम बताने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। जितनी बार पूछोगे उतनी बार हम बताएंगे बेटा। लेकिन आप लोगों से कहना, हम कहेंगे हम कि बेटा सबसे पहले तुम्हें दो चीजें हमसे पूछनी पड़ेगी हर एक टॉपिक पे। सर व्हाट इज होता क्या है, दूसरा व्हाई ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार हो बेटा। केमिस्ट्री के दोनों क्वेश्चन सभी को पूछने क्या, अगर तुम्हें केमिस्ट्री सीखनी है तो डब्ल्यू स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। अगर तुम्हें केमिस्ट्री को सीखना है ना बेटा, अगर तुम्हें केमिस्ट्री सीखना है तो इसका सिंपल सा एक रूल है, आप याद रखो डब्ल्यू स्क्वायर। क्या, डब्ल्यू स्क्वायर। डब्ल्यू स्क्वायर का पहला मतलब क्या है बेटा, पहले का मतलब है व्हाट और दूसरे का मतलब है व्हाई। ये दोनों तुमको आना चाहिए, क्यों और क्या, क्या और क्यों। क्लियर है। तो सारे बच्चे दो क्वेश्चन राइज करेंगे। केमिस्ट्री से अगर सीखना है, केमिस्ट्री को अच्छे से नंबर केमिस्ट्री में लाने हैं तो ये दोनों चीजें तुम्हें आनी चाहिए। ना डरो किसी से, क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो। तुम हर एक क्वेश्चन को पूछो, हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन राइज करना सीखो, और जिस दिन तुमने क्वेश्चन राइज करना सीख लिया उसी दिन से तुम्हें केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, ये मेरा वादा है। तो केमिस्ट्री का रूल क्या कहता है, डब्ल्यू स्क्वायर। केमिस्ट्री का रूल क्या है बेटा, डब्ल्यू स्क्वायर। क्या है रूल बेटा, डब्ल्यू स्क्वायर। क्या है, डब्ल्यू स्क्वायर। और डब्ल्यू स्क्वायर में पहला डब्ल्यू क्या बताता है, वाट। जैसे हम कोई टॉपिक पूछते हैं ना बेटा, तुम पूछो वाट क्या है ये, दूसरा पूछो व्हाई ऐसा क्यों है। बस ये दोनों का आंसर तुम्हें मिलता जाएगा, तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अगर खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया बेटा तो फिर तुम्हें केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो भैया आज का चैप्टर शुरू करें। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से साथी आज की क्लास को शुरू करें क्या, तैयार हो, तैयार हो बेटा। दामिनी सिंह, कंचन, अंकित, सोनम, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, चलो भैया शुरू करते हैं। आज जो चैप्टर है हमारा वो है सॉलिड स्टेट। क्या है बेटा, आज का जो चैप्टर है वो सॉलिड स्टेट है। हमें सीखना है एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो बेटा चलो भैया आज सबसे पहले देखते हैं हमें सीखने को क्या मिलने वाला है, आज क्या क्या नया सीखने को मिलेगा। तो आज बेटा तुम्हें सबसे पहले सीखने को यह मिलेगा व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, आज की इस वीडियो में देख लोगे। दूसरा पॉइंट आज हम सीखेंगे व्हाट इज द क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं। तीसरे पॉइंट पे सीखेंगे व्हाट इज द एनआइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, तो आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। इसी क्रम में हम बढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए बेटा, सही है, समझ गए बेटा। तो ये पॉइंट हम सीखेंगे, और बेटा इसको सीखने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाएंगे। तैयार हो सभी बच्चे, तैयार हो भैया। चलो भैया शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें। तो चलो भैया हम सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड के बारे में, सॉलिड होता क्या है। तो अगर हम सॉलिड से थोड़ी सी पहले की स्टडी करें तो हम लोगों को पता है केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं, मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, मैटर के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम मैटर की बात करते हैं बेटा, तो मैटर नेचर में कितने पार्ट में एग्जिस्ट करता है बताओ। मैटर जो है वो नेचर में कितने पार्ट में एग्जिस्ट करता है बेटा, तो आप सभी को पता है कोई भी चीज हमारे आसपास जो चीज हमको दिखे वो सब मैटर है। और वो नेचर में कितने पार्ट में मिलता है बेटा, तीन। कौन कौन से तीन पार्ट है जल्दी से बताओ। एक तो होता है सॉलिड स्टेट, कितना स्टेट है, सॉलिड। एक दूसरा स्टेट क्या होता है बेटा, लिक्विड। और तीसरा इसका स्टेट होता है डेट इज गैसियस। कौन सा स्टेट होता है बेटा, गैसियस। सॉलिड, लिक्विड और क्या होता है बेटा, गैस।
इस चैप्टर में हमें मेनली किसके बारे में पढ़ना है बेटा? सॉलिड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा किसी के बारे में कोई अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि लिक्विड और गैस के बारे में हमने 11th में पढ़ा था। एक चैप्टर है हमारे यहाँ स्टेट ऑफ मैटर। कहाँ पे पढ़ा था बेटा? स्टेट ऑफ मैटर वाले चैप्टर में हमने लिक्विड और गैस के बारे में अच्छी खासी स्टडी कर ली। क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सबसे पहला पॉइंट आया कि मैटर नेचर में कितने पार्ट पे एग्जिस्ट करता है बेटा? कितने पार्ट में एग्जिस्ट करता है? बोलो। 3। कौन कौन सा है? सॉलिड, लिक्विड और क्या है बेटा? गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा, एक चीज तुमसे पूछें, अगर मैं तुमसे ये जानना चाहूं कि मैटर नेचर में 3 ही पार्ट पर एग्जिस्ट क्यों करता है, व्हाई? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्वेश्चन आया ना बेटा? सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या कहा था केमिस्ट्री सीखने में? W² का रूल है। पहला है व्हाट, दूसरा है व्हाई। क्या और क्यों। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है? वो सारी चीजें जो हमको अपने सराउंडिंग में दिखाई देती हैं, जिनमें मास होता है, जो स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं, वो सब मैटर है। जैसे हम भी मैटर हैं, तुम भी मैटर हो। सामने लगा कैमरा मैटर है, ये सामने रखा मोबाइल फोन भी मैटर है, हमारा रूम भी मैटर है कि नहीं? दूसरा है, ये नेचर में कितने पार्ट पर एग्जिस्ट किया बेटा? 3। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मामला ये आता है 3 ही पार्ट पर क्यों एग्जिस्ट करता है? 3 ही स्टेट पर एग्जिस्ट क्यों करता है? 3 ही स्टेट पर एग्जिस्ट क्यों करता है? इसके पीछे का किसी को कोई कारण पता है क्या? तुम में से किसी बच्चों को इसके पीछे का कोई कारण पता है क्या? है? रानी कह रही नहीं, शुभम कह रहे हैं नहीं 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 नहीं। तो हम समझाते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। समझना चाहते हो? समझना चाहते हो इसके पीछे का कारण? बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। सारे बच्चे समझना चाहते। आओ फिर मैं समझाता हूं। मैटर जो है वो नेचर में 3 पार्ट पर एग्जिस्ट करता है। इसके पीछे का रीजन समझते हैं। ये जो मैटर है ये बना होता है बेटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। सबसे पहले ये समझते हैं, दुनिया की कोई भी चीज है वो मैटर है, और ये किससे मिलकर के बनी होती है बेटा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बनी है। अब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं सर? ये भैया या तो एटम होंगे, या तो बेटा ये आयंस होंगे, या फिर बेटा ये क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। ये क्या हो जाएंगे बेटा? मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब कहने का ये बात है कि जो मैटर है वो नेचर में 3 स्टेट पर एग्जिस्ट करता है। इसके पीछे का कारण ये कहता है कि मैटर बने होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो एटम हो सकता है, या तो बेटा आयंस हो सकते हैं, या तो बेटा क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इन्हीं के अरेंजमेंट से, मतलब ये एटम एटम आपस में जुड़ेंगे, तब जाकर के क्या बन जाएगा बेटा? तब जाकर के क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा मैटर बन जाएगा। तब ये जाकर के क्या बन जाएगा बेटा? पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाएगा? मैटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? मैटर बन जाएगा। क्लियर है? एटम, आयंस और मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है मैटर। क्लियर बात है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में 2 तरीके के फोर्स काम करते हैं। पहला तरीका ये है कि ये एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये एटम, आयंस या मॉलिक्यूल जिनको हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहा, पहला कारण तो है ये दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या नाम देते हो बेटा? इस प्यार को क्या नाम दोगे? इस प्यार को नाम दोगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसे क्या बोलोगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ क्या बोलोगे बेटा? अट्रैक्शन। इसे हम लोग नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला कारण ये है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा, ये पार्टिकल एक दूसरे में क्या करते हैं? टक्कर भी तो करते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है? कोलिजन, टक्कर। इन दोनों के पार्ट में क्या होता है बेटा? इन दोनों के बीच में होता है कोलिजन, और कोलिजन की वजह से यहां पर हीट रिलीज होती है। यहां पर हीट क्या होती है बेटा? रिलीज होती है। और ये जो हीट रिलीज होती है ना बेटा, इस हीट को हम लोग कहते हैं थर्मल एनर्जी। इस हीट को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? इस हीट को हम नाम देते हैं थर्मल एनर्जी। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? इसको नाम देते हैं थर्मल एनर्जी। तो यही दोनों फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से मैटर नेचर में 3 स्टेट पर एग्जिस्ट करता है। कितने स्टेट पे बेटा? 3। पहला फैक्टर क्या होता है बेटा? पहला होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा है थर्मल एनर्जी। क्या होता है बेटा? थर्मल एनर्जी। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों में बेसिक डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस देखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ क्या है बेटा? अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ क्या है बेटा? अट्रैक्शन। अच्छा देखो, 2 पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। मान लो तुम किसी से प्यार ज्यादा करते हो, तो तुम उसके पास आओगे कि तुम उससे दूर जाओगे? पहले ये डिसाइड करो।
तुम उसके पास आना चाहोगे कि उससे दूर जाना चाहोगे? सबको पता है जब किसी से प्यार होता है तो हम दोनों एक दूसरे के क्लोज आना चाहते हैं। अगर हम क्लोज आना चाहते हैं इसका मतलब डिस्टेंस को क्या करते हैं, कम की ज्यादा। डिस्टेंस को क्या करते हैं बेटा, कम की ज्यादा। डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, कम। इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, कम की ज्यादा। पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। लेकिन दूसरे पॉइंट पे चर्चा को आगे बढ़ाएं। अगर मान लो इन पार्टिकल के बीच में एनर्जी ज्यादा आ जाए, क्या एनर्जी ज्यादा आ जाए बेटा, हीट एनर्जी क्या हो जाए, ज्यादा। अब बताओ, अगर तुम किसी के साथ दोस्ती कर लिए हो और दोनों में दोस्ती के बीच में आ गया ईगो, क्या आ गया बेटा, ईगो। ईगो शब्द जानते हो कि हम तुमसे बड़े, तो बताओ क्या दोस्ती चलेगी, क्या दोस्ती चलेगी, क्या नहीं चलेगी ना। ईगो वर्ड आ गया, मतलब आपके बीच में हीट एनर्जी आ गई। तो हीट एनर्जी आ जाने की वजह से डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी। अगर एनर्जी आ गई तो डिस्टेंस बढ़ेगी घटेगी। आपको पता है कि यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अर्थात जब कभी भी थर्मल एनर्जी बढ़ती है तो थर्मल एनर्जी की वजह से डिस्टेंस क्या हो जाती है बेटा, कम। डिस्टेंस क्या हो जाती है बेटा, कम। क्लियर हो गई मेरी बात। अगर अब तुमसे कोई पूछे कि मैटर नेचर में 3 स्टेट पर ही एग्जिस्ट क्यों करता है, तो आप उसके पीछे का रीजन बता लोगे। कितने बच्चे उसके पीछे का रीजन बता पाएंगे, जल्दी से हाथ उठाए। तुम में से कितने बच्चे हैं जो ये कारण बता पाएंगे कि 3 स्टेट पर क्यों एग्जिस्ट करता है? बता लेंगे, सब लोग बता लेंगे। क्या क्या ये बात सही है? कंप्यूटर महोदय जरा देखो। अच्छा बताओ कौन कौन से कारण है, क्या बताओगे तुम, क्या बताओगे बेटा, क्या बताओगे बेटा, जल्दी से बताओ, क्या बताओगे? थर्मल एनर्जी और क्या बेटा, थर्मल एनर्जी और क्या बेटा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? पार्टिकल के बीच में काम करने वाले अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब पार्टिकल के बीच में क्या होता है, कोलिजन, बोले तो टक्कर, और टक्कर की वजह से डिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब डिस्टेंस कम होगी कि ज्यादा, डिस्टेंस कम होगी कि ज्यादा, बोलो बेटा, डिस्टेंस कम होगी कि ज्यादा, कम हो जाएगी। अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा हो गई तो बताओ डिस्टेंस बढ़ेगी कम होगी, डिस्टेंस बढ़ेगी कम होगी, बेटा बढ़ जाएगी। सबको पता है, यहां तक बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझ गए। तो ये 2 फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से मैटर नेचर में कितने स्टेट पर एग्जिस्ट करता है, कितने स्टेट पर एग्जिस्ट करता है बेटा, 3 स्टेट पर एग्जिस्ट करता है। अब मेरी बात को सुनो, कुछ पार्टिकल्स थे जिनको हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहा। पहले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर थे, एक दूसरे से क्या थे बेटा, बहुत दूर थे। अब इसका मतलब यहां पर थर्मल एनर्जी ज्यादा है। यहां पे अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि ये जो थर्मल एनर्जी है बेटा ज्यादा है, किससे बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ क्या बेटा, अट्रैक्शन से। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ क्या बेटा, अट्रैक्शन से। किससे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। मैंने क्या किया, पार्टिकल के बीच का टेम्परेचर कम किया। तो पार्टिकल के बीच का टेम्परेचर कम करोगे, इसका मतलब कोलिजन कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम कर दोगे बेटा तो पता है ये कि कोलिजन भी क्या हो जाएगा बेटा। तो इस कंडीशन में जो कोलिजन है वो बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोलिजन क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, टक्कर कम हो जाएगी। अगर बेटा टक्कर कम हो गई इसका मतलब डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी बेटा, कम। डिस्टेंस भी क्या हो गई, कम। डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। बोलो बेटा, कम हो जाएगी। अगर बेटा यहाँ पे कम हो गई तो बताओ कैसा बनेगा। अब ये पार्टिकल एक दूसरे जो पहले बहुत ज्यादा दूर थे अब वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, एक दूसरे के क्या आ जाएंगे बेटा, पास। पहले बहुत दूर थे तो थर्मल एनर्जी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा थी। इस स्टेट को नाम देते हैं बेटा गैसियस स्टेट। इसको क्या नाम दिया गया, इस स्टेट को बोला गया गैसियस स्टेट। कौन सी स्टेट है, गैसियस। पार्टिकल के बीच में थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एक स्टेट ये बनी। इस कंडीशन पे माना गया ऐसा कि जो थर्मल एनर्जी है, इस कंडीशन में जो थर्मल एनर्जी है बेटा ये इक्वल हो गई किसके बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। किसके इक्वल हो गई, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। मैंने टेम्परेचर को और कम कर दिया, मैंने टेम्परेचर को बेटा और कम कर दिया। अब जब टेम्परेचर को बेटा और कम करोगे तो क्या होगा, जब तुम टेम्परेचर को और कम करोगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल और एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे।
ये पार्टिकल एक दूसरे के और क्लोज आते जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। जब ये पार्टिकल एक दूसरे के और क्लोज आ जाएंगे तो इस कंडीशन पे देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, किससे बेटा? थर्मल एनर्जी से। किससे बेटा? थर्मल एनर्जी से। और इस कंडीशन पे ये क्या बन जाएगा? सॉलिड। ये क्या बन गया बेटा? सॉलिड। इस कंडीशन पे ये बनता है लिक्विड। क्या बनता है बेटा? लिक्विड बना। और इस कंडीशन पे क्या बन गया? सॉलिड बन गया। तो बेटा हम अगर तुमसे पूछे कि सॉलिड स्टेट में थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है थर्मल एनर्जी से, कौन सी कंडीशन सही है? कौन सी कंडीशन सही है बेटा? तो आप कहोगे जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा थर्मल एनर्जी से तो मैटर किस स्टेट पे आ जाएगा? सॉलिड स्टेट पे आ जाएगा। जब थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो जाएगा तो सॉलिड मैटर किस स्टेट पे जाएगा? लिक्विड पे चला जाएगा। और जब 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 बेटा क्या होगा? पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस ज्यादा, इसका मतलब थर्मल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो ये कौन सा स्टेट बन जाएगा? गैसियस। कौन सा स्टेट बन जाएगा बेटा? गैसियस स्टेट बन जाएगा। कौन सा स्टेट बन जाएगा दीपक राज? गैसियस स्टेट बन जाएगा। एक बार फिर से समझाता हूं बेटा, प्यार से समझना। एक बार फिर से समझाता हूं बेटा, सारे पॉइंट को बड़ा प्यार से समझो, बिना टेंशन के समझो, बड़ा प्रेम से समझो। मैंने कहा मेरे पास सॉलिड है, हम कौन सा स्टेट पढ़ रहे हैं बेटा? सॉलिड स्टेट। मैंने आपसे कहा मैटर का फॉर्मेशन किससे होता है? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैटर किससे मिलकर के बना होता है? तो आपने कहा ये बना होता है सर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। किससे बेटा मिलकर के बना होता है? तो सबको पता है सर ये मिलकर के बना होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकता है बेटा? या तो ये एटम होगा, या तो बेटा ये क्या हो जाएगा? आयंस हो जाएंगे, या तो फिर बेटा ये किससे मिलकर के बना होगा? ये मिलकर के बना होगा मॉलिक्यूल से। किससे मिलकर के बना होगा बेटा? मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होगा। मामला यहां तक डन है? यहां तक डन है? मैंने कहा मैटर नेचर में 3 स्टेट पर एग्जिस्ट क्यों करता है? तो इसके पीछे का रीजन आया, इस पे 2 फैक्टर थे। इसके कितने फैक्टर आपने पाए? 2। एक फैक्टर क्या था बेटा? पहला फैक्टर था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या था बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा फैक्टर क्या था बेटा? थर्मल एनर्जी। क्या था बेटा? थर्मल एनर्जी। क्या था बेटा? दूसरा फैक्टर इसका था थर्मल एनर्जी। मैंने आपसे ये कहा, अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आया होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? तो ये होता है पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स। पार्टिकल्स एक दूसरे को जिस फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं, जिस फोर्स के थ्रू क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। पार्टिकल अट्रैक्ट टू ईच अदर, पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स कह सकते हो। पार्टिकल्स के बीच का क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। और थर्मल एनर्जी क्यों क्रिएट होती है? ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स। ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द क्या बेटा? कोलिजन बिटवीन द क्या बेटा? बिटवीन द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होता है, जो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बेटा? कोलिजन होता है। उस कोलिजन की वजह से क्या क्रिएट होती है बेटा? थर्मल एनर्जी। क्या क्रिएट हो जाती है बेटा? थर्मल एनर्जी। क्लियर करके बताओ, यहां तक मामला डन है बेटा? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताओ, यहां पर समझ में आया कि नहीं आया? उज्जवल क्लियर क्लियर क्लियर। अब देखो इसमें 3 कंडीशन है, इसकी 3 कंडीशन है। मैंने कहा इसकी 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है बेटा? यहाँ पे 3 कंडीशन है। कौन कौन सी? पहली कंडीशन ये हो सकती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन हो जाए किससे बेटा? थर्मल एनर्जी से। किससे बेटा? थर्मल एनर्जी से। दूसरी कंडीशन मैंने बताया कि ये हो सकता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो जाए किसके बेटा? थर्मल एनर्जी के। ये किसके हो जाए बेटा? इक्वल, थर्मल एनर्जी के इक्वल हो जाए। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है बेटा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन क्या हो जाए बेटा? थर्मल एनर्जी हो जाए। किसके हो जाए बेटा? थर्मल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हो जाए। अब देखो मैंने क्या कहा बेटा? पहली कंडीशन है थर्मल एनर्जी ज्यादा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इसका मतलब पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी। पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी, इसका मतलब ये कौन सा स्टेट होगा बेटा? गैसियस स्टेट। अगर बेटा दोनों इक्वल हो गए तो ये कौन सा स्टेट आ जाएगा बेटा? लिक्विड स्टेट। कौन सा स्टेट एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड। और तीसरी कंडीशन पे ये कौन सा स्टेट चला जाएगा बेटा? अब सॉलिड स्टेट पे चला जाएगा। तो कितने बच्चों को अब क्लियर हो गया कि मैटर नेचर में 3 स्टेट पर ही क्यों एग्जिस्ट करता है? जल्दी से बताओ, कितने बच्चों क्लियर हो गया? डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। एक बार हंसते हुए इमोजी भेजो अगर क्लियर हो गए तो। अगर बच्चों को क्लियर होता है तो मुस्कुराता हुआ चेहरा भेजते हैं, रोतड़ू थोड़ी भेजते हैं।
हाँ, मुस्कुराते हुए। दांत दिखा दो, दांत दिखा दो सारे बच्चे। बहुत सही, बहुत सही। उज्जवल, सानिया, मनीष, अपूर्व, गजब गजब। श्वेता, मनीष, खुशबू, स्वीटी, क्या बात है भाई, सब लोग बहुत अच्छे हैं। चलो भैया, यहाँ तक क्लियर है? अरे बस बस बस, थमझा थमझा थमझा, अब हंसना बंद, बस अब समझते हैं। अच्छा एक चीज और बताएं, ध्यान सुनना। कुछ नोट बताता हूं, नोट करोड़ों का है। कितने का है बेटा? 1-1 करोड़ का नोट है। क्वेश्चन यहीं से उठ जाते हैं अपने यहाँ ऑब्जेक्टिव। नोट 1-1 करोड़ का है। ध्यान सुनो। एक होता है टेम्परेचर। देखो हमें ये पहला पॉइंट ये पता चला कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? डिस्टेंस को कम करता है। डिस्टेंस को क्या करता है बेटा? कम। इसका मतलब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है बेटा? डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है? जल्दी से बताओ। उल्टा रिलेशन है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा? कम होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा मैंने बताया थर्मल एनर्जी और, अब हम देखते हैं दूसरे में रिलेशन निकालते हैं। थर्मल एनर्जी और किसके बीच में बेटा? थर्मल एनर्जी और किसके बीच में रिलेशन निकालते हैं? तो थर्मल एनर्जी और डिस्टेंस में रिलेशन निकालते हैं। तो हमको पता है जो थर्मल एनर्जी होता है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थर्मल एनर्जी जितना ज्यादा होगा, थर्मल एनर्जी बेटा जितना ज्यादा होगा, डिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। अब एक पॉइंट और देखो, टेम्परेचर से रिलेट करो। अगर तुमको मैं पानी दे दूं, पानी जानते हो वाटर H2O, ये किस स्टेट पर पाया जाता है बेटा? रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड है। रूम टेम्परेचर पे ये क्या है बेटा? लिक्विड है। अगर इस H2O को हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है, किसमें बेटा? सॉलिड में। ये यहाँ पे लिक्विड है, पानी है, सॉलिड में कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसको आइस बना रहे हैं। तो बताओ इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, किसके टेम्परेचर को कम करेंगे? इसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे, कम करोगे। जब भी पानी को बर्फ बनाना होता है फ्रिज के अंदर रखते हैं, और फ्रिज एक ऐसी डिवाइस है बेटा जो टेम्परेचर को क्या करती है? कम कर देती है। इसका मतलब टेम्परेचर क्या करेंगे बेटा? कम। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर कम करेंगे तो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है बेटा? जल्दी से बताओ। पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है बेटा? पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। इसका मतलब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, घट रहा है? पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। इसका मतलब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है बेटा? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जा रहा है। अच्छा चलो तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि बताओ थर्मल एनर्जी पर क्या चेंज आएगा? अगर हमने टेम्परेचर को कम कर दिया तो बताओ थर्मल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? थर्मल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? जल्दी से बताओ। इस कंडीशन में बताओ थर्मल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? सिंपल सी बात है बेटा, थर्मल एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मल एनर्जी भी क्या होती है बेटा? बढ़ती है। थर्मल एनर्जी भी क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर कम होता है तो थर्मल एनर्जी भी क्या हो जाती है? कम। इसका मतलब सॉलिड के केस में, सॉलिड के केस में थर्मल एनर्जी कम होती है। इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या होता है बेटा? तो इस कंडीशन में टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? कम। क्लियर हो गया? सारे बच्चों के यहां तक मामला क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यहां तक मामला डन है। अब नोट्स बनाना होगा तुम लोगों को। अब तुम लोगों को नोट्स बनाने का मन किया होगा, किया है कि नहीं किया है? हमने जो जो पढ़ा सारी बातें समझ में आ गई? सारी बातें समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई? तकलीफ तो नहीं है किसी बच्चे को? किसी बच्चे को तकलीफ तो नहीं बेटा? हाँ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब आओ तुमको नोट्स बनाना सिखाता हूँ, नोट्स बनाना सिखाता हूँ। देखो बेटा, हमको पता है, हमको पता है नेचर में सॉलिड 3 स्टेट पर मिलता है। देखो यहाँ पे एक सॉलिड है, एक गैस है, एक लिक्विड है। एक क्या है बेटा? लिक्विड है। पहले जग में पानी भरा था, ये क्या था बेटा? पानी। पानी को मैंने क्या किया? गर्म कर दिया, चाय बना दी, तो ये गैस हो गई। गैस मतलब पानी को गर्म करोगे तो हवा में जाएगा ना बेटा, ये गैस हो गया। अगर बेटा इसी पानी को हमने ठंडा कर दिया तो ये बर्फ बन गया। ये क्या बन गया बेटा? बर्फ बन गया। इसका मतलब ये सॉलिड बन गया। तो वही कह रहे हैं, एज वी नो डेट मैटर एग्जिस्ट 3 स्टेट इन नेचर। 3 स्टेट पर नेचर में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सा बेटा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस चैप्टर में हमें केवल और केवल क्या पढ़ना है बेटा? केवल और केवल सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना। अंकित भैया, अंकित भाई पढ़ लो, पढ़ लो, मजा आ रहा है सभी को? हाँ, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। अब तुम्हारे मन में बात ये आई सर नेचर में मैटर 3 ही स्टेट पर क्यों एग्जिस्ट करता है? तो ये बेसिक प्रॉपर्टी मैंने सॉलिड की लिख दी है। सॉलिड रिजिड होता है,
सॉलिड क्या होता है बेटा, सॉलिड रिजिड होता है, सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये ना तो रिजिड होगा, ना इसका शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। ये ना रिजिड है, ना फिक्स्ड शेप है, ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड है। फिर यहाँ कुछ नहीं आएगा, ये सब तुम जानते हो। हम पूछे इसके पीछे का कारण क्या है, क्या कारण है कि 3 स्टेट पर एग्जिस्ट करता है, तो इसके पीछे का कारण भी मैंने मेंशन कर दिया। एवरी सब्सटेंस हैव 2 अपोजिंग फोर्स। कितने फोर्स काम करते हैं बेटा, 2। 2 अपोजिंग फोर्स काम करते हैं, इसीलिए बेटा 3 स्टेट पर एग्जिस्ट करता है। पहला क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। बताओ, जो अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है पार्टिकल के बीच में, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है विच टेंड्स टू कीप द पार्टिकल क्लोजर, जो पार्टिकल को एक दूसरे के पास लाने का काम करता है। पार्टिकल को क्या करता है बेटा, पास लाने का काम करता है। इसका मतलब ये डिस्टेंस को क्या करता है बेटा, ये डिस्टेंस को क्या कर देता है बेटा, कम कर देता है। ये डिस्टेंस को क्या कर देता है बेटा, कम कर देता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा है द थर्मल एनर्जी विच टेंड टू कीप देम अपार्ट बाय द मेकिंग मूव फास्टर। अब देखो बेटा क्या है, दूसरा फैक्टर होता है थर्मल एनर्जी। अच्छा, थर्मल एनर्जी क्यों क्रिएट हुई थी, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे में टक्कर भी तो करते हैं, और टक्कर करने की वजह से हीट को रिलीज भी तो करते हैं, और जो हीट रिलीज होती है वही कौन सी एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है। क्या होती है, थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी क्या करती है, डिस्टेंस को बढ़ा देती है, प्यार को क्या कर देती है बेटा, बढ़ा देती है। तो ये 2 कारण है जिसकी वजह से जो आपके पास मैटर है वो नेचर में 3 स्टेट पर एग्जिस्ट करता है। अब बात ये हमसे कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द सुटेबल कंडीशन फॉर द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के लिए सुटेबल कंडीशन क्या है, तो बेटा मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सुटेबल कंडीशन फॉर सॉलिड स्टेट, सुटेबल कंडीशन फॉर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के लिए सुटेबल कंडीशन क्या है बेटा, कह रहे एट सफिशिएंट लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हमारा बहुत कम हो जाए, द थर्मल एनर्जी इज लो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बीइंग क्लोजर, पार्टिकल ऑक्युपाइड फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स पोजीशन, पार्टिकल कैन स्टिल oscillate about their main position, this substance exists in the solid state। मतलब कहने का ये है कि जब पार्टिकल एक दूसरे से बहुत पास आते हो, किस कंडीशन पे आते हैं, लो टेम्परेचर पे। कब आते हैं बेटा, लो टेम्परेचर पे आते हैं। समझ गए बेटा, पार्टिकल का टेम्परेचर कम करोगे, थर्मल एनर्जी कम हो जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाने की वजह से पोजीशन फिक्स हो जाएगी। पोजीशन फिक्स हो जाएगी तो ये अपनी मीन पोजीशन के उधर उधर केवल ऐसे ओसिलेट कर सकते, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर सकते, इसीलिए क्या हो जाएंगे, सॉलिड। क्या हो जाएंगे बेटा, सॉलिड। क्लियर है, क्लियर है बेटा, क्या हो गया बेटा, क्लियर हो गया। तो सुटेबल कंडीशन मैंने क्या बताई, सुटेबल क्या बताई, कंडीशन। कंडीशन क्या है, लो टेम्परेचर। लो क्या है बेटा, लो टेम्परेचर। और लो टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगी, लो थर्मल एनर्जी। लो क्या हो जाएगी बेटा, थर्मल एनर्जी। लो क्या हो जाएगी बेटा, लो थर्मल एनर्जी हो जाएगी। और लो थर्मल एनर्जी की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इसका मतलब पोजीशन भी क्या हो जाएगी, इसका मतलब पोजीशन भी क्या हो जाएगी बेटा, फिक्स्ड हो जाएगी। पार्टिकल के बीच की पोजीशन भी क्या हो जाएगी बेटा, फिक्स्ड हो जाएगी। पार्टिकल के बीच की पोजीशन भी क्या हो जाएगी बेटा, फिक्स्ड हो जाएगी। क्लियर है, पार्टिकल के बीच की पोजीशन फिक्स्ड हो जाएगी। अगर पोजीशन फिक्स्ड हो गया तो कौन सा स्टेट डेवलप हो गया बेटा, कौन सा स्टेट बन गया, कौन सा स्टेट बन गया बेटा, जल्दी से बताओ, सॉलिड बन गया। कौन सा बन गया बेटा, सॉलिड बन गया। क्लियर है, समझ गए बेटा। अब चलो एक क्वेश्चन कर लेता हूं, करोगे क्वेश्चन, अपने एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए तुमको करा देता हूं। बार बार क्वेश्चन है पूछा गया बेटा, ये देखो बिहार बोर्ड 2019 में आया, 20 में आया, 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। पढ़ो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट। बताओ कौन सी कंडीशन है बेटा, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई थर्मल एनर्जी, वीक कोसिव फोर्स। जल्दी से बताओ, काफी सारे बच्चों का आंसर वी आ रहा है, वी आ रहा है, वी आ रहा है। कंप्यूटर महोदय वी को लॉक किया जाए क्या, बच्चों सारे बच्चों का वी आ रहा है, सारे बच्चों का भी आ रहा है। एक कॉन्सेप्ट को समझने में इतना टाइम लगा तुम लोगों को, बहुत सही बात है। सही आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। क्या बनेगा बेटा, आंसर नंबर बी। क्लियर हो गया, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया तो एक बार मुस्कुराता हुआ इमोजी भेजो, इमोजी भेजो भैया, मुस्कुराता हुआ इमोजी भेजो कि हाँ सर मजा आ गया, मजा आ गया सारे बच्चों को।
सारे बच्चों को मजा आ गया कि नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सारा बच्चा मुझे जल्दी से बताएगा सर मजा आया कि नहीं आया। दिल नहीं तोड़ना भैया, प्रेम से बताना है सारे बच्चों को, दिल नहीं तोड़ना, प्रेम से बताना है। सारे बच्चों को बहुत प्रेम से बताना है मजा आया कि नहीं आया। जल्दी से बताओ, 100% आना चाहिए भैया, 100% आना चाहिए। ठीक है, हनुमान जी की कृपा से 100% लाना है बेटा। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताना भाई। 10% वो लोग कौन है जिनको समझ नहीं आया? ये 10% लोग कौन है जिनको समझ नहीं आया? जल्दी से बताओ, समझ आया सभी को 100% की नहीं? 100% पे आना चाहिए बेटा। उज्जवल को आ गया, अनुराग को आ गया, और सूरज को आ गया, अंकित को आ गया, पवन को आ गया। अरे भाई 84% लोगों को समझ में आया, 16% को नहीं आया। क्यों 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 नहीं आया? क्यों नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया? ये गलत बात, गलत बात। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा, सभी को समझ में आया? अगर सभी को समझ में आया तो एक बार फिर से बताऊं, मजा आया कि नहीं? आई होप समझ में आ गया सभी को। लक्ष्मी, संजीत, 100% आना चाहिए बेटा, कोई स्किप नहीं करेगा, कोई बदतमीजी नहीं करेगा, सारे बच्चे सही रिप्लाई करेंगे। इस बार तो तुम लोग और कम कर दिए यार, माहौल हो गया। संदीप 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 क्लियर है बेटा, सारे बच्चों को मजा आ गया। आयुष, निधि, नीरज, मनीष, पवन सर एंजॉय। चलो बेटा आगे बढ़े, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो समझ गए। चलो बेटा आगे बढ़ते। अब देखो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। किसकी बात करते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्या देखेंगे बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अच्छा बताओ, राइटिंग समझ आ रही है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, बताओ राइटिंग समझ आ रही है कि नहीं? बोलो, राइटिंग समझ आ रही है? सच में? दिल तो झूठ ना बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौवे से डरियो। चलो बेटा सबसे पहले सॉलिड स्टेट लिखो। क्या लिखो बेटा? सॉलिड स्टेट। अच्छा, इसका क्लासिफिकेशन हम किसके बेस पे करेंगे बेटा? तो इसका हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्या बेटा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अरेंजमेंट ऑफ क्या बेटा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा? दो। एक का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक का नाम क्या है बेटा? एक का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या नाम है बेटा? एक का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरे का नाम क्या है बेटा? एमोर्फस सॉलिड। क्या नाम है बेटा? दूसरे का नाम है एमोर्फस सॉलिड। क्या नाम है बेटा? एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक दूसरा नाम भी है बेटा। क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोलते हैं ट्रू सॉलिड। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रू सॉलिड। क्या बोलते हैं बेटा? इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं। और जो एमोर्फस सॉलिड होता है ना बेटा, इसको नाम देते हैं सीडो सॉलिड। क्या बोलते हैं बेटा? सीडो सॉलिड बोलते हैं, या फिर बेटा इसी को कहते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। क्या बोलते हैं बेटा? इसको नाम देते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। क्या नाम देते हैं बेटा? इसको नाम देते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। क्या नाम देते हैं बेटा? सुपर कोल्ड लिक्विड। तो कितने टाइप के सॉलिड बनते हैं बेटा? कितने टाइप के सॉलिड है बेटा? जल्दी से बताओ। दो। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, दो तरीके के सॉलिड होते हैं, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा क्या होता है बेटा? एमोर्फस। क्रिस्टलाइन और क्या होता है बेटा? एमोर्फस होता है। क्या होता है? एमोर्फस। क्या होता है बेटा? एमोर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है या एमोर्फस सॉलिड क्या होता है मैं आगे पढ़ूंगा, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा नाम क्या है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा नाम क्या है केशव जी? जयस, सुप्रिया, साजिया, निधि, सिमरन, ट्रू सॉलिड। अच्छा बताओ, सुपर कोल्ड लिक्विड किस सॉलिड को कहते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड किस सॉलिड का नाम है? जल्दी से बताओ, सुपर कोल्ड लिक्विड किस सॉलिड का नाम है बेटा? जल्दी से बताओ। एमोर्फस सॉलिड। क्या नाम है बेटा? एमोर्फस। एमोर्फस। एमोर्फस मतलब जिसका कोई शेप ना हो। क्लियर है? थम्स अप करो, यहां तक क्लियर हो गया। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी चार पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कितने पार्ट में बेटा? चार। एक का नाम होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या नाम है बेटा? एक का नाम है मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक का नाम होता है बेटा क्या? एक का नाम होता है कोवैलेंट सॉलिड। एक का नाम क्या होता है? कोवैलेंट सॉलिड। एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है कोवैलेंट सॉलिड। तीसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा। किस पॉइंट पे आते हैं बेटा? तीसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा। जो तीसरा पॉइंट है वो क्या होता है? आयोनिक सॉलिड। क्या होता है बेटा? ये होता है आयोनिक सॉलिड।
और चौथा पॉइंट जो होता है डेट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या बोलते हैं इसको? इसको नाम देते हैं बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? इसको नाम देते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना बेटा, अरे यार मेटेलिक, अरे भाई 2 बार हो गया क्या? अरे भाई जल्दबाजी में घटना घटित हो गई। एक का नाम है बेटा मेटेलिक सॉलिड। 4 तरीके के सॉलिड है। कितने टाइप के सॉलिड होते हैं बेटा? 4। अच्छा एक चीज बताओ, इस मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी 3 पार्ट हैं बेटा। कितने पार्ट हैं? 3। कौन कौन सा तुम्हारे मन में आया होगा मैं बताता हूँ। एक होता है बेटा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा क्या होता है बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और तीसरा जो होता है बेटा वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो 3 तरीके के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 तरीके के। कितने? 3। यहां तक क्लियर? सबको क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? अगर मैं तुमसे कहूं सॉलिड कितने टाइप के होते हैं तो क्या बोलोगे? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कहता हूं सॉलिड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सॉलिड? 2। कौन कौन सा बेटा? जल्दी से बताओ कौन कौन सा है? कौन कौन सा है? रानी, रूपम, एसके यादव, मुस्कान, लक्ष्मी। 2। कौन कौन सा? क्रिस्टलाइन और दूसरा एमोर्फस। क्रिस्टलाइन और क्या बेटा? एमोर्फस। क्रिस्टलाइन और क्या बेटा? एमोर्फस। क्रिस्टलाइन और क्या बेटा? एमोर्फस। क्लियर है? 2 तरीके के सॉलिड हुए, क्रिस्टलाइन और क्या बेटा? एमोर्फस। अच्छा देखो आगे सुनो, मैं तुमसे कहता हूं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं? जल्दी से बताओ। 4 4। क्या नाम मेंशन कर सकते हो? क्या नाम मेंशन कर सकते हो चारों के? क्या चारों के नाम मेंशन कर सकते हो? कौन कौन से हैं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। कौन कौन से हैं? पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है कोवैलेंट सॉलिड, तीसरा है मेटालिक सॉलिड, 14 है आयोनिक सॉलिड। क्या बेटा? आयोनिक सॉलिड। अच्छा एक चीज और बताओ, मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने टाइप के होते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने टाइप के होते हैं बेटा? जल्दी से बताओ। ठीक है, अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया होगा कि थोड़ी सी बात जाने, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। समझाता हूं बेटा, बड़ा प्यार से समझना। अब इधर हम समझते हैं कि व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा क्या होता है एमॉर्फस क्या होता है। क्या पढ़ते हैं बेटा? एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस है। मान लो एक सॉलिड है जिसके 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। एक सॉलिड आपने बनाया और इसके 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम क्या है बेटा? बी। ये 2 एटम से मिलकर के बना है, एटम ए और किससे बेटा? एटम बी से। किससे मिलकर के बना है बेटा? एटम ए और एटम बी से। ठीक है, अगर एटम ए और बी का अरेंजमेंट करें तो 2 तरीके का अरेंजमेंट पॉसिबल है। पहले ए के बाद बी आए और बी के बाद फिर से ए आए, ए के बाद फिर से क्या आए? बी आए, और बी के बाद फिर से क्या आए? ए आए। इसी क्रम में यहां पे बेटा बी आए, यहां पे बेटा ए आए, यहां पे बेटा बी आए, यहां पे बेटा ए आए, यहां पे बेटा क्या आ जाए? बी। फिर से यहां पे देखो तो यहां पे ए आ जाए, यहाँ पे बेटा बी आ जाए, यहाँ पे बेटा ए आ जाए, यहाँ पे बेटा बी आ जाए, यहाँ पे बेटा ए आ जाए। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक अरेंजमेंट ऐसा है जहां पर ए के बाद क्या आ रहा है बेटा? बी आ रहा है। इसका मतलब अगर हम पैटर्न देखें यहाँ पे तो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है, यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इनका अरेंजमेंट कैसा है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है? बोलो। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट सर रेगुलर है। क्या बेटा? रेगुलर अरेंजमेंट है। और रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो ये लॉन्ग रेंज में होगा। कहां पे होगा बेटा? लॉन्ग रेंज में होगा। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर है तो लॉन्ग रेंज में होगा, और इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी बेटा? फिक्स होगी। इसकी जो ज्योमेट्री होगी बेटा ये भी क्या होगी बेटा? फिक्स्ड होती है। इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी बेटा? फिक्स्ड होगी। और अगर ज्योमेट्री भी फिक्स्ड है तो इसी का नाम होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसी को क्या नाम देते हैं बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। इनको क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। दूसरा तरीका देखो बेटा, दूसरा तरीका समझाते हैं। तो दूसरा तरीका अगर हम देखें अरेंजमेंट का, दूसरा जो तरीका अगर हम देखें अरेंजमेंट का, तो दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि ए के बाद बी आए और बी के बाद बी ही आता जाए, ऐसा अरेंजमेंट आ जाए। बी के बाद बी आए, जब मर्जी फिर ए आ गया, जब मर्जी फिर बी आ गया। खाला का घर है, आते जाओ जाते जाओ, आते जाओ जाते जाओ। क्या यहाँ अरेंजमेंट फिक्स्ड है क्या? क्या यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखें
अगर हम यहाँ पे बेटा पैटर्न देखें किसका, अगर हम यहाँ पे पैटर्न देखें बेटा किसका, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो अगर कहाँ पर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखें तो बताओ रेगुलर है कि इर्रेगुलर है। अगर यहाँ पे हम देखें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट तो कैसा है बेटा, इर्रेगुलर है। कैसा अरेंजमेंट है बेटा, इर्रेगुलर अरेंजमेंट है। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट इर्रेगुलर है ना बेटा, तो क्या बताओ ज्योमेट्री फिक्स होगी, क्या ज्योमेट्री फिक्स होगी, तुम ही बताओ, क्या ज्योमेट्री फिक्स्ड होगी, नहीं होगी सर, ज्योमेट्री फिक्स्ड नहीं होगी। ज्योमेट्री फिक्स नहीं होगी तो ये लॉन्ग रेंज ना हो करके क्या बनेंगे, शॉर्ट रेंज के बनेंगे, शॉर्ट रेंज के मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। इनमें फ्लो करने की टेंडेंसी आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, तो जहां पार्टिकल जिसका मर्जी जिधर मर्जी उधर जाएगा, तो फ्लो करने की इसमें क्या आ जाएगी, टेंडेंसी, इट हैव द फ्लो टेंडेंसी। अगर इनमें फ्लो करने की टेंडेंसी आती है, इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं बेटा, सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। इसको क्या नाम देते हैं बेटा, इसको नाम देते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। क्या नाम देते हैं बेटा, सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। बोलो बेटा क्लियर हो गया मामला। तो अगर मैं तुमसे कहता हूं, अगर मैं कहता हूं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर है, तो बताओ किस टाइप का सॉलिड बनेगा। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर हो गया, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए आया, तो कैसा अरेंजमेंट है, रेगुलर। अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो क्या बोलोगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलोगे। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी ज्योमेट्री फिक्स्ड होती है कि अनफिक्स्ड होती है, बोलो। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर है तो ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, फिक्स्ड होगी। और अगर ज्योमेट्री फिक्स्ड है बेटा तो ये बता दो बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा कि लो होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि कम होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो इट, अब देखो यहां पे देख लेते, इसका मेल्टिंग पॉइंट लाई करता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लाई करेगा बिटवीन द रेंज ऑफ टेम्परेचर, बिटवीन रेंज ऑफ टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर के रेंज पर एग्जिस्ट करेगा। जैसे पॉलीथीन है, क्या बोल रहा, जो पॉलीथीन होती है ना, इसको मेल्ट करने का टेम्परेचर है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो 35 पे मेल्ट नहीं करता, 35 से जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और 40 तक जाते जाते क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। सही है, चलो बेटा आओ यहां पे समझाते हैं। अब बेटा ध्यान सुनना, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बेटा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये ऑलवेज फिक्स्ड है। ये मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज क्या होता है बेटा, फिक्स्ड होता है। अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट बेटा फिक्स्ड होगा तो इसको कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्या नाम देते हैं बेटा इसको नाम देते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो जो आपके पास क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। इसका मतलब ये फिक्स्ड टेम्परेचर पे ही सॉलिड से किस में जाते हैं, लिक्विड में जाते हैं। क्लियर है, क्लियर हो गया बेटा, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से यहां तक क्लियर करके बता दो। क्लियर हो गया बेटा, सारे बच्चों को मजा आ गया। चलो बेटा ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। आओ तुमको डिफिनेशन बताएं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है डिफिनेशन के बेस पे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जानते हो बेटा, इसमें कुछ बताना तो नहीं, डेफिनेट मास वॉल्यूम ये सब देख लेना अपने से। आगे बढ़ते बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, कह रहे इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, ये छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर के बना होता है, और ईच क्रिस्टल हैव डिफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्री, और हर एक क्रिस्टल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ज्योमेट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स्ड होती है। इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, रेगुलर पैटर्न। अब एग्जांपल देखो, जैसे NaCl है, क्वार्ट्ज है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, बेंजोइक एसिड है, ये सभी के सभी जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये सभी के सभी क्या होते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड के बारे में चर्चा अगर हम तुमसे करें कि एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है बेटा, तो ध्यान सुनना, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, उल्टा हो जाता है, इसमें कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। तो कह रहे हैं इट कंसिस्ट पार्टिकल ऑफ इर्रेगुलर शेप, जो पार्टिकल है उसका जो शेप है वो कैसा है, इर्रेगुलर है। हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, क्या होता है बेटा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होता है। दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर की एक रेंज पे ही मेल्ट कर जाते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सुपर कोल्ड लिक्विड, क्यों, क्योंकि इनमें फ्लो करने की टेंडेंसी आती है। एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे ग्लास है, क्वार्ट्ज ग्लास है, ऑल ऑफ पॉलीमर, जितने भी पॉलीमर है, चाहे वो PVC हो, चाहे बेटा वो रबड़ हो, ये सभी के सभी क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। क्लियर है,
बोलो बेटा कितने बच्चों को मामला डन है, यहां तक थम्स अप करके बताओ। यहां तक मामला डन है तो थम्स अप करके बताओ। क्लियर है? और इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए बेटा, उनको भी सॉल्व कर लेते, उनको भी बेटा सॉल्व कर लेते। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आया, देखो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है, काफी बार एग्जाम में आया बेटा। कह रहे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, बताओ कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बोलो बेटा कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्लास, रबड़, ऑल ऑफ दिस, डायमंड। तो डायमंड जो होता है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ग्लास अमॉर्फस सॉलिड है, रबड़ भी अमॉर्फस सॉलिड है। इसका मतलब सही आंसर बनेगा आंसर नंबर ए। कर लोगे कि नहीं? थम्स अप करो, क्लियर करो बेटा। मजा आ रहा है सारे बच्चों को? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। और बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन या फिर एमॉर्फस सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है? एमॉर्फस ही तो है, तो बताओ कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है बेटा, जल्दी से बताओ। डायमंड है, CaCl है, ग्लास है, कॉमन सॉल्ट है। सही आंसर क्या बनेगा? नॉन क्रिस्टलाइन पूछा मतलब एमॉर्फस पूछा, तो डायमंड क्या होता है बेटा? क्रिस्टलाइन होता है। CaCl भी क्या होता है? क्रिस्टलाइन होता है। कॉमन सॉल्ट NaCl भी क्रिस्टलाइन होता है। बचा क्या बेटा? ग्लास। क्या आ गया बेटा? ग्लास। देखो कितनी बार क्वेश्चन है, 2013 में आया, 20 में आया, 21 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। समझ पा रहे हो तुम लोग कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है? बोलो बेटा इसका सही आंसर क्या बनेगा? ग्रेफाइट नहीं भाई, ग्रेफाइट जो होता है वो क्रिस्टलाइन है। ये कैसा बेटा? क्रिस्टलाइन होता है। नोट रख लेना बेटा, ये क्रिस्टलाइन है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्वार्ट्ज ग्लास सही है बेटा, क्वार्ट्ज ग्लास एमॉर्फस होता है बेटा। ये क्या होता है? एमॉर्फस, एमॉर्फस होता है। क्रोम एलम की बात करते हैं तो ये भी एमॉर्फस सॉलिड ना होकर के क्रिस्टलाइन है, ये भी क्रिस्टलाइन है। तो सही आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। कितने बच्चों को बी पे टिक हो गया? समझ आ गया बेटा? देखो इतना शानदार, इतना शांति से, इतना छोटा छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको अगर आप तुम पढ़ करके भी जाओगे ना बेटा तो आसानी से कर पाओगे। अगर तुम ढंग से पढ़ करके जाओ तो भी तुम बेटा आसानी से कर पाओगे। क्लियर है? क्लियर है बेटा? और पढ़े, और पढ़े। अंकित अंकित अंकित, चलो बेटा और पढ़ें बेटा, और पढ़ा जाए, और क्वेश्चन किया जाए। अच्छा एक क्वेश्चन और बच रहा है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज से है। किससे बेटा? प्रॉपर्टीज से। आओ बेटा इसको पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम थोड़ा सा क्या बढ़ते हैं बेटा आगे। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट है, 5 मिनट का टॉपिक है बेटा, कंप्लीट ही कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको खत्म कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एक होता है आइसोट्रोपिक नेचर, एक होता है एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। आओ देखें आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या है, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज क्या है। देखो बेटा आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या है, बड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। अगर हम कोई फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर सॉलिड स्टेट में हम फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे अगर हम चर्चा करें, तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, जो हम फिजिक्स में पढ़े, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें। किसकी बात करते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। या फिर हम बात करते हैं बेटा विस्कोसिटी की। किसकी बात करते हैं बेटा? हम बात करते हैं विस्कोसिटी की। या फिर बेटा हम बात किसकी करते हैं? हम लोग बात करते हैं सरफेस टेंशन की। किसकी बात करते हैं बेटा? या तो हम बात कर लेते हैं सरफेस टेंशन की। किसकी बात करते हैं बेटा? सरफेस टेंशन की बात करते हैं। तो ये सब होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर सॉलिड के बीच में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें तो क्या होता है, ध्यान सुनना। मान लो मैंने एक क्रिस्टल बनाया ए और बी का, मान लेते हैं क्रिस्टल बनाया ए और बी का। ए और बी का एक अरेंजमेंट रेगुलर कराया, ए के बाद बी आया, बी के बाद ए आया, ए के बाद बी आया, बी के बाद यहां से फिर बी आया, फिर यहाँ पे ए आ गया बेटा, यहाँ पे बेटा बी आ गया, यहाँ पे बेटा ए आ गया, यहाँ पे आगे बढ़ोगे फिर से ए आ गया, यहाँ पे अगर देखें तो बेटा बी आ गया, यहाँ पे बेटा ए आ गया, यहाँ पे बेटा बी आ गया। अच्छा बताओ यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर है कि इरेगुलर है? बताओ बेटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर है कि इरेगुलर है? रेगुलर है। अगर रेगुलर है तो बताओ किस टाइप का सॉलिड है ये किस टाइप का सॉलिड है बेटा, जल्दी से बताओ, कमेंट में बताओ, कमेंट में ये कैसा है बेटा? क्रिस्टलाइन है। रेगुलर अरेंजमेंट है तो पहचान तो गए तुम लोग, बड़े अच्छे बच्चे हो बेटा। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये कैसा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाएं बेटा। अगर यही अरेंजमेंट इरेगुलर होता, ए के बाद बी आता, बी के बाद ए आता, अब ए ही चलता गया, जब तक मर्जी तब तक ए आया, फिर कहीं बीच में बी आया, फिर से कहीं ए आ गया,
तो बेटा इसको क्या बोलोगे, इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, इसे क्या बोलोगे, एमॉर्फस सॉलिड। अच्छा मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछ लूं, अगर तुम लोग आदेश करो तो एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, पूछ लूं, पक्का पूछ लूं, गुस्सा तो नहीं करोगे, है मुस्कुराते हुए बोलो। नहीं 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 नहीं, बहुत सही बच्चे कह रहे नहीं 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 सर पूछ सकते हैं, आप जरूर पूछिए हमसे, हम पूछने के लिए ही तो बने, तो पूछ ही लेता हूँ, पूछ ही लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या ए और बी दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा क्या? अगर ए और बी दो अलग अलग सब्सटेंस है तो क्या दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, चांस ही नहीं बनता, बिल्कुल नहीं होगा बेटा, मैं भी मानता हूं नहीं बनेगा। तो अगर बेटा मैं इस क्षेत्र की तरफ चलूं, ए से बी की तरफ चलूं, बी से ए की तरफ चलूं, ए से बी की तरफ चलूं, तो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में चलूं बेटा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि इधर बी मिल रहा है, इधर ए। इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो अगर हम ये देख पा रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं हर एक डायरेक्शन में अलग अलग है। और डायरेक्शन में, डायरेक्शन के अलोंग क्या है बेटा, डिफरेंट है। डायरेक्शन के अलोंग क्या होती है बेटा, डिफरेंट, डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, डायरेक्शन। डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बेटा क्या है, अलग अलग। सही बोलो बेटा, अलग अलग है ना। अगर डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं बेटा क्या, एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा, एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, एन आइसो। तो अगर मैं तुमसे कहता हूं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो किस नेचर के हैं, आइसोट्रोपिक, इन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक। क्यों एन आइसोट्रोपिक के होते हैं, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, चाहे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, चाहे वो विस्कोसिटी हो, चाहे वो सरफेस टेंशन हो, वो हर एक डायरेक्शन के अलोंग क्या होती है, अलग अलग होती है। हर एक डायरेक्शन के अलोंग क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। और अलग अलग होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, और होने की वजह से इनका नेचर कैसा है, एन आइसोट्रोपिक है। कैसा है बेटा, एन आइसोट्रोपिक। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे कोई पैटर्न है क्या, क्या बेटा यहां पे कोई पैटर्न है क्या, बोलो यहां पे कोई पैटर्न है क्या, बोलो भाई यहां पे कोई पैटर्न है क्या, नहीं है। तो सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जल्दी से बताओ। सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आ जाएंगी, सेम। और सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक। क्या कहते हैं बेटा, आइसोट्रोपिक नेचर। कौन सा नेचर बोलोगे, आइसोट्रोपिक। अगर डायरेक्शन के अलोंग फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं, तो कौन सा नेचर है। अगर सॉलिड में डायरेक्शन के अलोंग फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं तो नेचर कैसा होगा सॉलिड का, एनाइसोट्रोपिक। अगर बेटा डायरेक्शन के अलोंग सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम आती गई, तो डायरेक्शन के अलोंग अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम आती गई तो नेचर कैसा होगा, आइसोट्रोपिक होगा। कैसा नेचर होगा बेटा, आइसोट्रोपिक नेचर होगा। कैसा नेचर होगा बेटा, आइसोट्रोपिक नेचर होगा। अगर अब मैं तुमसे कहना चाहूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किस नेचर के होते हैं, जल्दी से बताओ। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका नेचर कैसा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर कैसा है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर क्या होता है बेटा, एन आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। क्यों होता है एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक क्यों होता है बेटा, जल्दी से बताओ। एन आइसोट्रोपिक नेचर क्यों है बेटा, जल्दी से बताओ। बिकॉज इट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल क्या बेटा, प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट क्या बेटा, इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, डिफरेंट। इसीलिए कैसा है बेटा, इसीलिए कैसा है, एनाइसोट्रोपिक नेचर है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं बेटा, जल्दी से बताओ। एमॉर्फस सॉलिड अगर हम चेक करें तो, एमॉर्फस सॉलिड अगर चेक करें बेटा तो ये कैसा नेचर का है, आइसोट्रोपिक नेचर है। क्यों नेचर आइसोट्रोपिक है, क्योंकि सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, सेम। क्योंकि सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, सेम होती है।
क्योंकि सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, सेम होती है। क्लियर है? रानी रानी रानी, बस बेटा खत्म खत्म, बस इससे ज्यादा एक नहीं पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा बेटा एक नहीं पढ़ाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है, ये मेरा तुमसे वादा है। क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर हो गया। नोट्स में कैसे लिखोगे बेटा, मैंने मेंशन कर दिया है, नोट्स में मैंने मेंशन कर दिया। एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या है, इसी को एन आइसोट्रोपी भी बोलते हैं। कैसे डिफाइन करोगे? इट कैन डिफाइंड एज difference in material, physical or the mechanical properties like as refractive index, conductivity, tensile strength are the different in different direction. Crystalline solid are anisotropic nature. This is anisotropy in the crystals is due to the different arrangement of the particle along the different direction. Clear है? कर लोगे बेटा इसको? कर लोगे कि नहीं कर लोगे, जल्दी से मुझे बताओ। सेम यहाँ पे सेम हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? कितने बच्चे हमारे कर लेंगे, थम्स अप करें। कितने बच्चे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा इसमें। आइसोट्रोपिक नेचर होगा, इट इज बिकॉज देयर इज नो लॉन्ग रेंज इन देम अरेंजमेंट इन द रेगुलर इरेगुलर अरेंजमेंट इन द डिफरेंट डायरेक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी बेटा, सेम हो जाएंगी। कर लोगे इसको? अब एक क्वेश्चन करा दूं, अब बेटा एक क्वेश्चन करा दूं अगर तुम लोग कहो तो, अगर तुम लोग कहो बेटा तो एक क्वेश्चन करा दूं, बस एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बस। वो भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया बेटा, वो भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया। ये क्वेश्चन देखो, बिहार बोर्ड 2019 में आया, 20 में आया है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास किस टाइप का सॉलिड है, जल्दी से बताओ। क्वार्ट्ज ग्लास किस टाइप का सॉलिड है, जल्दी से बताओ बेटा। क्वार्ट्ज ग्लास कैसा सॉलिड है बेटा, सबको पता है, ये एमोर्फस होता है सर। ये कैसा सॉलिड है सर, ये एमोर्फस सॉलिड होता है सर। अगर एमोर्फस सॉलिड है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी दिशाओं में क्या होगा, सभी डायरेक्शन में सेम होगा, तो सही आंसर बनेगा सेम इन ऑल डायरेक्शन। कर लिए? बताओ टफ लगा? बोर्ड का एक भी क्वेश्चन टफ लगा अभी तक? दिल से बताना, क्या बोर्ड का एक भी क्वेश्चन टफ लगा? इसीलिए कहता हूं हुंकार 2025 बैच सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए जरूरी है। अगर टफ सपना देखना चाहते हो टॉपर बनने का तो ये बैच सफिशियंट है बेटा, इतना पढ़ लो काम हो जाएगा। मजा आया बेटा सभी को? सबको मजा आया कि नहीं आया? अंकित, कपिल देव, प्रीति, तान्या, बस खत्म, अब नहीं पढ़ाएंगे कुछ। अच्छा देखो, एक होमवर्क दे दूं तुमको, अगर तुम कहो तो एक होमवर्क दे दूं, अगर कहो तो, बस छोटा सा है। ये बेटा डिफरेंस है, ये क्या बेटा, डिफरेंस है। डिफरेंस है बेटा किसके किसके बीच में, तो ये डिफरेंस है बेटा एमोर्फस सॉलिड और किसमें बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में। इसको पढ़ लोगे, इसको पढ़ लोगे, इसको पढ़ लोगे कि नहीं पढ़ लोगे, जल्दी से बताओ। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मजा आया बेटा सभी को? बस इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना है, बस कुछ नहीं करना, बस पढ़ लेना है। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन तो हो गए तुम लोगों को। अच्छा देखो, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब जैसे तुम्हारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन, पहला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई आर द सॉलिड्स आर रिजिड, तो लिख लोगे इसका आंसर, मैंने मेंशन कर दिया, पढ़ लेना है। हो जाएगा? बोलो हो जाएगा? हाँ 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 हाँ, मजा आ जाएगा। चलो दूसरा होमवर्क क्या है, व्हाई आर सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड इनकम्प्रेसिबल क्या होते हैं, सेम तरीका है, सेम क्वेश्चन का आंसर है, कुछ नहीं करना, पढ़ लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, व्हाई सॉलिड्स आर हार्ड। सॉलिड हार्ड क्यों होते हैं और इनका वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट क्यों होता है, फिक्स क्यों होता है, तो ये भी बेटा यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, आप लोग एक बार पढ़ लेना। नहीं समझ आएगा तो कल हमसे पूछ लेना, कल क्या कर लेना बेटा, मुझसे पूछ लेना। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? आदित्य जी गुड मॉर्निंग, गुड, लव यू बेटा, लव यू टू ऑल, ठीक है। मजा आया सभी को? अब बेटा देखो 2 मिनट का रिवीजन। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा, मैटर नेचर में कितने पार्ट पर एग्जिस्ट करता है, जल्दी से बताओ। मैटर नेचर में कितने पार्ट में एग्जिस्ट करता है, कितने स्टेट पर एग्जिस्ट करता है, 3। कौन कौन सा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके पीछे कितने फैक्टर काम करते हैं, जल्दी से बताओ। इनके पीछे कितने फैक्टर काम करते हैं, 2। पहले फैक्टर का नाम क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ क्या बेटा, अट्रैक्शन। दूसरा क्या होता है बेटा, थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। थर्मल एनर्जी। अच्छा बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा होगा तो डिस्टेंस कम होगी कि ज्यादा, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या हो जाती है बेटा, कम, और इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या हो जाती है बेटा, ज्यादा।
इस कंडीशन में जो डिस्टेंस होती है वो बेटा क्या हो जाती है बेटा, ज्यादा हो जाती है। इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या हो जाती है बेटा, ज्यादा हो जाती है। सिंपल सी बात है। थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी चर्चा को और आगे लेकर के चलते हैं। फिर मैंने देखा सॉलिड कितने टाइप के होते हैं बेटा, जल्दी से बताओ। सॉलिड कितने टाइप के हैं, दो। एक का नाम क्या है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरे का नाम क्या है बेटा, एमॉर्फस सॉलिड। दूसरे का नाम क्या है बेटा, एमॉर्फस सॉलिड है। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे का नाम क्या है बेटा, एमॉर्फस सॉलिड है। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। अच्छा देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट कैसा है बेटा, रेगुलर है। इसमें अरेंजमेंट कैसा है बेटा, इर्रेगुलर है। बोल भाई बोल 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 बोल, इर्रेगुलर है। क्लियर है। अब आपको ये भी पता है रेगुलर अरेंजमेंट है बेटा, क्या बेटा, ये रेगुलर अरेंजमेंट है। अगर बेटा रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो ये इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, शार्प है। रेगुलर अरेंजमेंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है बेटा, शार्प होता है, फिक्स्ड होता है। शार्प बोले तो क्या होता है बेटा, फिक्स्ड होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, रेंज में, टेम्परेचर की रेंज में लाई करता है। आपको पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं बेटा, तो ये एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड कैसा होता है बेटा, आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। ये बातें हमने कर ली कि नहीं कर ली, बोलो। ये बात हमने कर ली ना बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया होगा। चलो बेटा आगे बढ़े। तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क जो हम दे रहे हैं सारे बच्चों को करना है। हमने क्या कहा है, एक शिक्षक एक मार्गदर्शक है और ये कहता है कि तुम्हें हम टॉपर बनाएंगे, तुम्हें केमिस्ट्री में अच्छे अंक दिलाएंगे। तो इसके द्वारा बनाए गए जो नियम है, बताए गए जो चीजें, उसको फॉलो करना पड़ता है। पढ़ते 100 बच्चे हैं लेकिन टॉपर कोई एक बनता है, अच्छे अंक लाते हैं कोई 10 बच्चे। तो उसका कारण ये होता है कि जो टीचर की बताई गई बातें हैं, जो हमारे अनुभव हैं, हमने अनुभव किया है, जो हम नियम और कानून बताते हैं, अगर उसको फॉलो करोगे तभी तुम नंबर ला पाओगे भाई, नहीं पढ़ने वाले तो दुनिया में बहुत है। तो बेटा क्या करना है, हम यहाँ पे होमवर्क देते हैं। इस होमवर्क को आप सभी को क्या करना है बेटा, इस होमवर्क का जो आंसर है ना बेटा, आप सभी को अपने घर पे लिखना है। और आप देखोगे तो वीडियो के नीचे एक डाउट सेक्शन है, तो डाउट सेक्शन में इसकी फोटो को अपलोड करना है। क्या करना है बेटा, क्वेश्चन का आंसर लिख करके फोटो को क्या कर देना बेटा, अपलोड कर देना है। और फिर ज्ञानेंद्र सर बैठ करके इसको यहाँ पे देखेंगे, फिर उसका रिप्लाई तुमको करेंगे। इसी तरीके से हम लोग टॉपर बनेंगे। पूरे साल की जर्नी है बेटा, जोश कम नहीं होना है, डाउट एक भी ना बचे, इस तरीके से पढ़ाई करना है ना, इस तरीके से पढ़ाई करना है। तो हम यहाँ पे टोटल 3 होमवर्क देंगे और तीनों का आंसर तुम लोगों को करना है। पहला होमवर्क है डिफाइन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन एंड क्या बेटा, एमॉर्फस सॉलिड। पहला क्वेश्चन ये है कि डिफाइन करो एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राइट सुटेबल कंडीशन, राइट सुटेबल कंडीशन फॉर, राइट सुटेबल कंडीशन फॉर, किसके लिए बेटा सुटेबल कंडीशन लिखना है, राइट सुटेबल कंडीशन फॉर, किसके लिए, राइट सुटेबल कंडीशन फॉर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के लिए सुटेबल कंडीशन क्या है। तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस। क्वेश्चन ये है राइट द डिफरेंस, राइट द क्या बेटा, डिफरेंस। बस बेटा खत्म हो गया है सेशन। राइट द डिफरेंस बिटवीन आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक नेचर, आइसोट्रोपिक नेचर और एन आइसोट्रोपिक नेचर में बेसिक डिफरेंस क्या है, उसमें डिफरेंस लिखना है। कर लोगे सारे बच्चे क्वेश्चन, बोलो सारे क्वेश्चन के आंसर कर लोगे कि नहीं, जल्दी से बताओ, बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे। ये होमवर्क है, कितने बच्चे करके आंसर देंगे जल्दी से बताओ बेटा। क्वेश्चन के आंसर करने हैं और फोटो को अपलोड करना है, फिर मैं चेक करूंगा, फिर मैं इसका रिप्लाई करूंगा। डन, पक्का पक्का बताओ करोगे कि नहीं करोगे। हाँ सर सब बच्चे कर लेंगे, क्या बात, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, लव यू बेटा, लव यू टू ऑल। चलो बेटा बहुत शानदार, अंकित, आदित्य, सुप्रिया, मजा आ रहा है बेटा सभी को। हाँ ठीक है, मजा तो आएगा ना बेटा, पढ़ाई करोगे डिवाइन। चलो बेटा लव यू बेटा, लव यू। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में क्या सीखेंगे बेटा, अभी मैंने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड के टॉपिक टाइप्स पढ़ा था ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, बोलो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं बेटा,
4 तरीके के होते हैं ना। तो बेटा वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके टाइप्स को कल हम पढ़ेंगे, उनके टाइप्स को बेटा कल हम पढ़ेंगे, चारों मजे के साथ पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल क्वेश्चन भी होगा, धाकड़ धाकड़ होगा बेटा, इसलिए